कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया कौन सा नियम यहाँ पे नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया कौन सा नियम नहीं है? लॉ ऑफ एक्साइज होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस होगा, या फिर लॉ ऑफ जर्नलाइजेशन होगा? जल्दी करेंगे भाई। यस, यहां पे आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4। ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। नॉर्मल सी बात है, जर्नलाइजेशन की हम बात कहाँ पे करते हैं? हम बात करते हैं आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, जहाँ पे डॉग और आपके भूख वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, डॉग वाला पावलाव का जो एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे आपके जर्नलाइजेशन के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलता है कि जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, नॉर्मल सी बात है, आपकी जो लर्निंग है उतनी क्या हो जाएगी? आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपका कहलाता है। वहीं पे लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में बात करें तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है कि भाई जब भी आप किसी काम को करते हो तो उसके दो रिजल्ट आते हैं, या तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है या फिर आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो नॉर्मल सी बात है, आपको तारीफ मिलती है, आपकी प्रेज की जाती है, सब आपकी तारीफ करते हैं ना, तो आपको अच्छा फील होगा, तो आप उस काम को दोबारा से दोहराने की कोशिश करोगे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यही बोलता है कि जो भी काम आप करते हो, अगर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है तो आप उसके काम के होने की जो संभावना है वो आपकी बढ़ जाती है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उस काम के होने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? आपका लॉ ऑफ इफेक्ट कहलाएगा। वहीं पे लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में बात करें, यानी कि आपके तैयारी का नियम, तत्परता का नियम जिसे आप बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई इंसान सीखने के लिए रेडी होगा ना, तभी आप उसको सिखा सकते हैं। जैसे कल या परसों हमने एग्जाम्पल भी किया था घोड़े वाला, कि तालाब के पास ले जाया जाता है लेकिन पानी तो नहीं पिला सकते ना, पानी तो वो जब उसका खुद का मन होगा तभी तो वो पिएगा। तो नॉर्मल सी बात है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहेगा कि जब आप किसी चीज को करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, तभी आप उसको करवा सकते हैं उसको हम। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें रेडीनेस के मामले में, तो मैंने बताया था दो तरह से रेडीनेस होती है आपकी। एक आप मानसिक तौर पर, कोग्निटिव लेवल पे भी क्या होना चाहिए? रेडी होने चाहिए, मानसिक तौर पे रेडी आपका। और एक क्या होता है आपका? नंबर 1 कोग्निटिव, और नंबर 2 अगर बोले हम फिजिकल तौर पे रेडी होना चाहिए। फिजिकली रेडी का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपको फीवर है, बुखार है, तो आप थोड़ी ना पढ़ पाओगे, आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है। और कोग्निटिव का मतलब क्या होता है कि मानसिक तौर पर भी रेडी होने चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई? नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको 5th क्लास में आप हो और मैं आपको एमएससी लेवल का कोई क्वेश्चन दे देता हूं तो आप नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है? आपका जो दिमाग है वो अभी एमएससी लेवल तक का बना ही नहीं है, उस लेवल तक आप पहुंच ही नहीं पाए हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर 4 बनेगा, लॉ ऑफ जर्नलाइजेशन, जो कि आपका क्लासिकल कंडीशनिंग से कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने सामान्यकरण का जो नियम है उसको नहीं दिया था, या दूसरे मनोवैज्ञानिक जैसे कि पावलोव हो गया या स्किनर हो गया, उनके सिद्धांतों से संबंधित है। सामान्यकरण का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति किसी सीखे हुए व्यवहार या प्रतिक्रिया को समान परिस्थितियों में लागू करता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा लाल रंग की गेंद से डरता है तो यह संभावना कि वो किसी भी लाल वस्तु से हमेशा डरता रहेगा। अगर वो लाल गेंद से डर रहा है तो इसका मतलब है कि जब भी कोई लाल रंग की कोई भी वस्तु उसके सामने आएगी ना, तो हर वस्तु से वो क्या करेगा? आपका डरेगा। ठीक है, तो ये आपका शामिल नहीं था थॉर्नडाइक के द्वारा। चलो नेक्स्ट बताओ, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? फ्रेडरिक एंड क्रिक ने दिया, हेनरी एंड पीटर ने दिया, जॉन एंड क्रोनबेक ने दिया, मेयर या स्लोवे ने दिया? किसने दिया था भाई सबसे पहले? इमोशनल इंटेलिजेंस। जल्दी करेंगे भाई, वो आंसर बनेगा आंसर नंबर 4। मेयर और स्लोवे के द्वारा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो आपका दिया गया है। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने एक बात और भी आपको बताई थी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दोनों को प्लस करते हैं तब भी क्या बनता है? आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ही बनता है। उसको साइड में याद रख लेना। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस प्लस में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या मिलकर बनाते हैं? आपके इमोशनल इंटेलिजेंस आपका बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? थोड़ा सा फैक्चुअल है। मेयर एंड स्लोवे के द्वारा सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे देखो, 1990 में पीटर स्लोवे थे और जॉन डी मेयर थे। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था 1990 में। इन्होंने क्या समझाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इसका अर्थ होता है कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, उन्हें समझने और प्रबंधित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है।
यह व्यक्ति को अपनी भावनाओं का सही उपयोग करने और सामाजिक रिश्तों को बेहतर बनाने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। कौन? आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखोगे आप। उसके बाद आपके डैनियल गोलमैन भाई साहब आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1995 में इनकी एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस अवधारणा को और अधिक आपका लोकप्रिय बनाया था। लेकिन मूल रूप से इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था, आपके स्लोवे और मेयर ने दिया था। अब आप में से कोई लिख भी रहे ना गोलमैन के बारे में, तो तब जाके आपके ये आए थे गोलमैन 1995 में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर पूछे जाए तो किसने बात की थी, आपके पीटर स्लोवे ने और जॉन डी मेयर ने ही इसके बारे में बात की थी। ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस की मैंने आपको बताया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस प्लस में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बनाते हैं। क्योंकि इंटर में क्या आता है भाई, नॉर्मल सी बात है, दूसरों को अच्छे से समझना, और इंट्रा में क्या आता है, खुद को अच्छे से समझना। तो खुद की भावनाओं के बारे में ही तो बात हो रही है ना। तो इसलिए जब दोनों को आप ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इन सारी चीजों को। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम हदिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी हदिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने का प्रयास पर आधारित है। Which of the following approach is based on analyzing the behavior of disabled child and find out the root cause of his या her learning deficiency? तो यहां पे आप किस अप्रोच का यूज करोगे, ये आपसे पूछा गया है भाई। साइको एनालिटिक अप्रोच का यूज करोगे आप, बिहेवियरल अप्रोच का यूज करोगे आप, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच का यूज करोगे आप, या मल्टी सेंसरी अप्रोच का आप यूज करोगे। जल्दी आंसर करेंगे सभी। यहां पे आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर 3, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच का यहां पे यूज किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यहां पे ना हर बच्चे के ऊपर मेनली फोकस करने का काम किया जाता है, हर बच्चे को यहां पे समझा जाता है, हर बच्चे की जो नीड है उसको जानने की क्या की जाती है, आपकी कोशिश की जाती है। यस, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 3, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम साइको एनालिटिक के बारे में बात करें तो इसके बारे में किसने बात की थी, आपके फ्रॉइड ने बात की थी, पता ना, ईगो, सुपर ईगो, इन सब चीजों के बारे में। बिहेवियरल के बारे में जब भी हमारे बात होती है तो कौन निकल के आते हैं सामने, आपके वॉटसन भाई साहब आ जाते हैं, याद होगा। और मल्टी सेंसरी अप्रोच के बारे में अगर बात करें, क्योंकि आपकी हर तरह से पढ़ाना, मल्टीपल मेथड्स का यूज करना, क्योंकि बच्चे नॉर्मल सी बात है मल्टी सेंसरी से सीखते हैं, कोई देख के सीखता है, कोई लिख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, उस तरीके से आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, याद रखेंगे आप। देखो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो आपका जो यह अप्रोच है अयोग्य बच्चों की हदिगम समस्याओं के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उनकी जरूरतों के अनुसार समाधान खोजने पर आधारित है। व्यक्तिगत स्तर माने इंडिविजुअलाइज्ड, यानी प्रत्येक बच्चे की जो जरूरत है ना, जो आवश्यकता है, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। इसमें हर बच्चे की हदिगम क्षमता, व्यवहार और कमजोरी का गहराई से विश्लेषण किया जाता है। इस उपागम में यह समझा जाता है कि प्रत्येक बच्चा क्या है, अलग होता है और उसकी हदिगम समस्याओं के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अनुकूल रणनीति आप क्या बनाई जाती है, आपकी बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना क्या बनेगा आपका एग्जाम्पल, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो भी फैक्चुअल है ना इनको अलग से लिख लेना या अलग से हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, अपनी बुक के अंदर, ताकि बार बार इनको रिवाइज कर सको। ठीक है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, लुप्त हदिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था। कुट लेविन ने दिया था, एल थॉर्नडाइक ने दिया था, एडवर्ड चेस गोलमैन ने दिया, टोलमैन ने दिया था, या फिर पावलाव ने दिया था। जल्दी करेंगे भाई, लुप्त हदिगम को सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले आंसर बताएंगे भाई, आंसर करें। जल्दी करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जल्दी करो। यस, यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर 3, एडवर्ड चेस टोलमैन। देखो नॉर्मल सी बात है, तुक्के लगा रहे हो तो याद रखना, अगली पहले अब बार तो तुक्के लग सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी इनका रिवीजन हो ना तो नॉर्मल सी बात है उस समय तुक्के नहीं, उस समय आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे आप। आंसर क्या बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 3, एडवर्ड चेस टोलमैन के द्वारा ये सबसे पहले आपका दिया गया था। देखो लेटेंट लर्निंग तो एक प्रकार का ऐसा अधिगम है जो तुरंत स्पष्ट नहीं होता है,
या व्यवहार में प्रदर्शित आपका नहीं होता। यह केवल तब प्रकट होता है जब इसके उपयोग की क्या होती है, आपको आवश्यकता होती है। एडवर्ड चेस टोलमैन ने 1930 के दशक में यह संकल्पना प्रस्तुत की थी। उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने चूहों को एक भूल भुलैया यानी मेज में रखा और देखा कि चूहे बिना किसी इनाम के भी भूल भुलैया के रास्ते को सीख सकते हैं। यह लुप्त अधिगम का उदाहरण है, क्योंकि इनाम के अभाव में भी चूहों ने रास्ते को क्या कर लिया था, आपका याद कर लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे भाई। ठीक है, अच्छा एक वर्ड और होता है हिडन करिकुलम। इसके बारे में आपको पता है क्या होता है? ये होता है हिडन करिकुलम। ठीक है, हिडन करिकुलम का मतलब, हिडन मतलब जो मतलब आपका छुपा हुआ है। हिडन करिकुलम में हमेशा याद रखना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बच्चे को एग्जाम्पल में देता हूं और बच्चे के ऊपर ही है स्पेशली आपका ये, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे हैं ना अपने आप सीखते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। आप ऐसा मानिए कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आप अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और आप अपने बच्चे को जब छोड़ने के लिए जाते हैं तो स्कूल के ऊपर है ना, गेट के ऊपर गेट कीपर मान लो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी डेली जाते हैं तो और बच्चे भी उनको नमस्कार करते हैं कि अंकल नमस्ते, कोई भी गेट कीपर है। ठीक है, आप जा रहे हैं तो आप भी उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको नमस्ते वगैरह कर रहे हैं। तो बच्चा जब डेली उन दूसरे बच्चों के साथ जा रहा है तो दूसरे बच्चे हैं वो भी उस अंकल को नमस्ते कर रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे जो आपका बच्चा है ना वो भी क्या करने लगेगा, वो भी उस अंकल को क्या करने लगेगा, अपने आप ही बिना समझाए बिना बताए अपने आप नमस्ते करने लगेगा। ठीक है, तो ये कहां से सीखा बच्चे ने? उसका हिडन करिकुलम है। इसलिए बोलते हैं बच्चे के सामने जब भी बिहेव करो ना तो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चा बिना बताए आपसे सीख लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपसे वो सीख जाएगा। इसको हम हिडन करिकुलम के अंदर मानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना, साइड में मैंने आपको बताया है। चलो आगे बढ़े, लेटर लर्निंग अलग होती है भाई। चलो नेक्स्ट का बताओ भाई। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म? कौन थे भाई? विलियम जेम्स हैं, जेबी वॉटसन है, क्लार्क हल है, या फिर एडवर्ड टोलमैन है? जल्दी करेंगे भाई। यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई? कोई बात नहीं मोनिका, जल्दी आंसर करेंगे। जो प्रकार्यवाद है आपका, फंक्शनलिज्म है, इसको सबसे इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे भाई? 5 का आंसर यस, थोड़ा सा फैक्चुअल है, याद रखेंगे। आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, विलियम जेम्स। अब जो ये क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल आ रहे हैं ना, तो नॉर्मल सी बात है भाई, इनको थोड़ा सा अलग से, इनको हाईलाइट अलग से कर लिया अगर क्वेश्चन के ऊपर ही। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अलग से लिख लो इनको, सीधा सिंपल सा है। ठीक है, ताकि ये याद रहे। ये एक दो चीजें ऐसी हैं जो पूछी जाएंगी ही जाएंगी। जैसे आप जेबी वॉटसन के बारे में बात करें तो इनका संबंध किसके साथ है? आपके बिहेवियरिज्म के साथ है। किसके साथ है? बिहेवियरिज्म के साथ है। क्लार्क हल के बारे में बात करें तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी इन्होंने। कौन सी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, कि कोई भी चीज हमें मिल जाती है तो नॉर्मल सी बात है हमारे अंदर की जो ड्राइव है वो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है ना। तो उसके बारे में बात की थी। तो याद रखेंगे आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका? विलियम जोन्स बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा यहाँ पे है फंक्शनलिज्म, थोड़ा सा डिटेल में है। एक प्रकार्यवाद मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि मानव मस्तिष्क और व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करते हैं। जो इंसान का जो ब्रेन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कैसे काम करेगा। यह दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है कि मानसिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य और कार्य आपका क्या होता है। वहीं पे विलियम जेम्स के बारे में बात करें तो विलियम जेम्स को कार्यवाद के जनक के फादर ऑफ फंक्शनलिज्म के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के कार्यात्मक पहलुओं की ओर केंद्रित किया है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इंसान का जो दिमाग है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे काम करेगा, कार्य करेगा, तभी तो कार्यवाद बोला है, प्रकार्यवाद बोला है, कैसे फंक्शन करेगा वो। उनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इस क्षेत्र का प्रमुख क्या है? आपका ग्रंथ है। ठीक है, यानी मेनली इसी के ऊपर फोकस करता है। तो याद रखना द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है, जिनका संबंध किसके साथ है? आपके फंक्शनलिज्म के साथ है, प्रकार्यवाद के साथ है। ठीक है, ऐसी चीजें बार बार आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव? इनमें से कौन सा आपके इनेट मोटिव का एग्जाम्पल है? यह आपसे पूछा गया है भाई, इनेट मोटिव पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव? अवार्ड होगा, हंगर होगा, पनिशमेंट होगा, या फिर इंसेंटिव होगा? क्या बनेगा भाई? अवार्ड, हंगर, पनिशमेंट, इंसेंटिव?
पुरस्कार, भूख, दंड, प्रोत्साहन। यस, बिल्कुल सीधा सिंपल सा आंसर था। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर सेकंड बन जाएगा भाई। भूख है, प्यास है, नींद है, पेन अवॉइडेंस है, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपके? नॉर्मल सी बात है, अंदर से ही आपके इनेट हैं आपके साथ, है ना? जबकि पुरस्कार मिलना, दंड मिलना, प्रोत्साहन मिलना, इंसेंटिव वगैरह, वो सारी चीजें क्या होती हैं? आप जब एनवायरमेंट में रहते हैं तब आपके पास आती हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड, भूख, हंगर, जो आपके साथ जन्मजात होती है। चलो नेक्स्ट बताओ। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर्स इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट्स टू अपीयर? कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके अंदर जो लैंगिक परिवर्तन है विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के अंदर? अर्ली चाइल्डहुड में दिखते हैं, लेटर एडोलोसेंस में दिखते हैं, अडल्टहुड में दिखते हैं, या फिर प्यूबर्टी में दिखते हैं? जल्दी आंसर करेंगे भाई। जय हिंद वर्षा जी, जल्दी आंसर करेंगे भाई, जल्दी आंसर करें। यस, यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर प्यूबर्टी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वय संधि काल। नॉर्मल सी बात है, जब भी आप इस स्टेज के अंदर आते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आपको चेंजमेंट दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो जो लड़कों की आवाज़ है वो आपकी भारीपन आ जाता है, लड़कियों की आवाज़ है वो पतली हो जाती है, जो लड़के हैं उनके दाढ़ी और मुंह आना स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में जो पीरियड्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपके शारीरिक चेंजेस ही हैं, लैंगिक परिवर्तन ही है, जो आपको दिखाई देने लगते हैं कब? आपके प्यूबर्टी की एज के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग का लगभग 12-13 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर 4, प्यूबर्टी, याद रखें आप। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बताओ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? 8 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 8 का आंसर आएगा आंसर नंबर फर्स्ट, टाइप एस एस कंडीशनिंग इसको बोलते हैं। टाइप एस क्यों बोला गया है? यहाँ पे आपके दो स्टिमुलस होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, तो दो स्टिमुलस आपस में जुड़ते हैं इसलिए बोला गया है। आप लोगों ने यहाँ पे टाइप एस आर इस वजह से दे दिया कि एक तो आपका स्टिमुलस होता है और एक आपका रेस्पॉन्स होता है, तो इसलिए आप दोनों को आपने जोड़ दिया कि भाई स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी होती है। वो बिल्कुल रेस्पॉन्स का वहां पे जिक्र होता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं होती है। हम यहाँ पे मेन जो बात है जो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनता है आपका? आंसर नंबर फर्स्ट। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पे दो स्टिमुलस जो होते हैं ना वो आपस में जुड़ते हैं, उस वजह से इसका नाम क्या होता है आपका? टाइप एस कंडीशनिंग, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग को हम बोल देते हैं। ठीक है, याद रखें भाई। चलो आगे देखें, यहां पे देखो आप, दो कौन कौन से हैं? तो क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दी थी, आपको अच्छे से पता है। तो यहां पे आपका जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है और आपका जो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है, उनको बार बार जोड़ा जाता है किसके द्वारा? आपके कंडीशनड स्टिमुलस में बदल दिया जाता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? एस एस थ्योरी बोलते हैं, एस एस थ्योरी बोल देते हैं, या एस टाइप थ्योरी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कुत्ते को घंटे यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस, और भोजन क्या होता है आपका? अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। ठीक है, एक साथ दिखाने पर घंटी सुनकर लार का आना किस में चेंज हो गया? कंडीशनड रिस्पॉन्स के अंदर आपका चेंज हो गया। तो इस वजह से दो स्टिमुलस आपके जुड़ जाते हैं, नेचुरल स्टिमुलस जुड़ जाता है और अनकंडीशनड स्टिमुलस आपका जुड़ जाता है, इस वजह से आपका। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो टाइप एस कंडीशनिंग इसको हम कहते हैं, याद रखेंगे आप इस चीज को। चलिए चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ भाई। ओके, तो नेक्स्ट बताओ। व्हाट इज द एज ग्रुप गिवन बाय एरिक्सन फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी? मैंने आपको बताया था एरिक्सन की थ्योरी के अंदर सभी स्टेजेस को याद कर लेना भाई, कौन कौन सी स्टेज हैं और उन स्टेज की एज ग्रुप क्या है, लगभग कौन सी एज के अंदर वो आपकी दी जाती हैं। व्हाट इज एज ग्रुप गिवन बाय एरिक्सन फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी? तो यहां पे आंसर क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का, जल्दी करेंगे भाई, ये आपको याद करनी पड़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। जल्दी करो। जिनका गलत आ रहा है बार बार भाई रिवाइज करते रहना अपने कंसेप्ट को जाके ना। यस, यहां पे आंसर आपका जो बनेगा, आंसर बनेगा आंसर नंबर फर्स्ट, 6 से 11। कौन सा बनेगा? 6 से 11 आपका होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो देखो एरिक एरिक्सन के अनुसार उनके मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं में से 4th नंबर की आपकी अवस्था होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी।
नॉर्मल सी बात है, इस अवस्था का जो समय है आपका 6 से लगभग 11 साल की उम्र तक के बीच में होता है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना अपने नए नए कौशल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है अगर उनको सपोर्ट मिला तो वो मेहनती बनेंगे आगे चलकर लाइफ के अंदर, और अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनके अंदर क्या आएंगे, वो डाउन होते चले जाएंगे, इन्फ्eriority उनके अंदर जन्म लेगी। तो वही बात आपके बताते हैं इरेक्शन। ठीक है, तो इसमें बच्चे सामाजिक और अकादमिक कौशल विकसित करते हैं, वे नए काम को करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने का प्रयास करते हैं। यदि बच्चे इस समय प्रोत्साहन और सफलता का अनुभव होता है तो उनमें क्या जन्म लेती है, उनमें इंडस्ट्री जन्म लेती है। अगर वो सफल हो जाते हैं उस काम के अंदर तो उनके अंदर इंडस्ट्री जो है उसकी भावना विकसित होगी। और यदि बच्चा बार बार असफल होता है या उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसमें हीनता आ जाता है। क्या आ जाती है, हीनता, इन्फीरियरिटी की भावना जन्म लेगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सफल हो जाएगा तो अच्छा ही, हमेशा माइंड कैसा रहेगा, थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप असफल होते हो बार बार तो आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि कुछ नहीं होना इन चीजों में, बस ऐसे ही चलता रहता है, कभी कुछ नहीं होता है, क्यों फालतू में तैयारी कर रहे हैं ये वो, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो वही चीजें आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा डेवलपमेंट का सही प्रिंसिपल नहीं है वो आपसे पूछा गया है भाई। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होगा, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स होगा। कौन सा ऐसा है जो आपका गलत है? डेवलपमेंट को लेके पूछा गया है भाई, जल्दी करेंगे। आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भाई बिल्कुल राइट है। जो आपका विकास है वो तो लगातार ही होता है, जन्म से लेकर जब तक आपकी डेथ नहीं होती है तब तक जो डेवलपमेंट है वो तो आपका चलता ही रहता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल ही सही है। वहीं पे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो ये भी आपका सही है। क्यों सही है? मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। 100% कभी भी कोई भी सेम नहीं हो सकते हैं, ये चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना कि कोई बच्चा जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चा जल्दी तेज मतलब लेट से चलना स्टार्ट करता है, कोई बच्चा ऐसा है जो जल्दी बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा लेट से बोलता है। तो आप लोग अपने घर में भी बात करते हैं ना, यार मेरा बच्चा तो 2 साल का हुआ था तभी उसने बहुत अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दिया था, नहीं मेरा तो नहीं बोल पाया भाई, लगभग 3 साढ़े 3 साल का हुआ तब जाके वो बोलना उसने स्टार्ट किया था। तो आप लोग आपस में ऐसी बातें करते हैं ना, वो रीजन क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है भाई, कोई किस तरह से होता है, कोई किसी तरह से होता है ना। तो समय लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत। भाई पैटर्न तो सबका सेम होगा ना। पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब ऐसी चीज जो सबके ऊपर आपके फोकस करेगी और सबके लिए सेम तरह से वो होती है। अब यहाँ पे पैटर्न के बारे में बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि जब बच्चे का जन्म हुआ था सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, तो हर बच्चा रोता ही है। अगर नहीं रोता है तो जबरदस्ती उसको रुलाया जाता है, आपको अच्छे से पता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसके रुलाया जाता है ना। तो हर बच्चा क्या है, पैटर्न है आपका ये कि बच्चा पहले रोएगा, नॉर्मल सी बात है, उसके बाद वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करता है। ठीक है, आप उसको बैठाते हो, उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने घुटनों पे चलना स्टार्ट करता है और फिर वो अपने पैरों पे चलना स्टार्ट करता है। कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म लेगा डायरेक्ट पैरों पे चल जाएगा? नहीं चल सकता ना। तो इसको पैटर्न बोलते हैं कि सभी का जो पैटर्न है वो लगभग सेम सा ही होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका राइट है। और वहीं पे 4th नंबर की बात करें, ये आपका गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, आपका क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक। देखो यहां पे स्पेसिफिक से, यहां पे ये याद रखना दिमाग के अंदर कि किसी भी काम को करने के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक हमारे अंग होते हैं। ठीक है, जैसे सांस लेने के लिए बोला जाए तो आप किसका, फेफड़ों का यूज करते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर जो आपका ब्लड है, ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बात की जाए तो आपका हार्ट काम करता है। तो हमेशा हर चीज क्या होती है, जर्नल टू स्पेसिफिक आपकी चलती है। जैसे एग्जांपल देते हैं ना हम कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, मान लो ये बच्चा है, तो उसका जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कैसे होता है, इस तरह से होता है कि आपने बच्चे को बोला कि छोटा बच्चा, आपने बच्चे को बोला कि खिलौना है जमीन पे गिरा हुआ है और उसको उठाना है। तो उस समय जो बच्चा है ना वो कैसे करेगा, अपने पूरे के पूरे हाथ का यूज करेगा उसको उठाने के लिए, पूरी बाजू का यूज। लेकिन जब बात आएगी ना, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगेगा और फिर आप उसे बोलोगे, मैंने आपको ही बोला मान लो कि पेन उठाओ, तो पेन आप पूरे ऐसे बाजू से उठाओगे या एक टेबल पे रखा हुआ है आराम से उसको ऐसे उंगलियों से उठा लोगे, उंगलियों से उठाओगे ना आप। तो वही चीज होती है आपकी जनरल टू स्पेसिफिक कि जब आप पहले किसी काम को करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं
तो वो जर्नल तरीके से करते हैं। कोई भी चीज आप उठवा लो, हर चीज में बाजू का ही यूज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो वो स्पेसिफिक जो अंग बने हैं ना जिस काम के लिए, वो उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इस एग्जाम्पल को। और आपका सेंटर से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, पास से दूर की तरफ। और जो आपका सर से नीचे की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेफेलोकोडल, सिर से आपका पैर की तरफ। तो इसलिए यहां पे आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस मोनिका, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स थ्योरी? ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? बिहेवियरिज्म होगा, स्ट्रक्चरलिज्म होगा, फंक्शनलिज्म होगा, या फिर गेस्टाल्टलिज्म होगा? जल्दी आंसर करेंगे भाई। यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ब्लैक बॉक्स थ्योरी के बारे में आपकी बात हो रही है। यस, बिल्कुल राइट है आप सभी। यहां पे आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। बिहेवियरिज्म के बारे में बात करती है आपकी ब्लैक बॉक्स थ्योरी। इसके बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में। यहां पे थोड़ा सा आराम से समझो। देखो, ब्लैक बॉक्स थ्योरी, तो जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी है व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म से आपकी संबंधित होती है। यह विचार कहता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क को एक ब्लैक बॉक्स के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि आपका सोचना है, आपके इमोशंस हैं, और आपके जो भी डिसीजंस होते हैं उन पर ध्यान न देकर केवल इनपुट, यानी कि जो आप उद्दीपन दे रहे हैं, जो स्टिमुलस आप दे रहे हैं, और जो आउटपुट, जो रिस्पॉन्स आपका निकल के आता है, उसके ऊपर मेनली आपका क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। ठीक है, याद रखें। और इस थ्योरी में यह माना जाता है कि मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं को मापना या देखना आपका संभव नहीं होता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है उसके बीच के संबंध को क्या होता है? आपका समझना होता है। ठीक है, जेबी वॉटसन ने और बीएफ स्किनर ने मेनली जो आपका व्यवहारवाद है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था। तो इन दोनों का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। तो किससे संबंध हो गया इसका? बिहेवियरिज्म के साथ आपका संबंध हो गया। ठीक है, तो इसको बात आप अच्छे से याद रखेंगे भाई। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? गुड मेंटल हेल्थ का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। एबिलिटी टू एडजस्ट होगा, इमोशनल मैच्योरिटी होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, या फिर इंटॉलरेंस होगा? कौन सा ऐसा है जो गुड मेंटल हेल्थ का आपके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? कौन सा बनेगा भाई? बिल्कुल राइट है आप सभी। 12 का आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर नंबर 4 बन जाएगा, इंटॉलरेंस। ठीक है, आपकी असहनशीलता। पर नॉर्मल सी बात है, अगर आप दिमाग से अच्छे हो, गुड मेंटल हेल्थ है आपकी, आप पागल टाइप नहीं हो, तो आप एबिलिटी टू एडजस्ट होगा आपके अंदर। आपको कहीं पे भी डाल दिया जाए, आप वहां पे अपने एडजस्टमेंट कर लेते हो समय के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इमोशनल मैच्योरिटी भी आपके अंदर होगी कि आप ऐसा नहीं कि बात बात पे भड़क जाओगे। आप इमोशनली नहीं सोचते हो, आप आराम से सही तरीके से मैच्योर तौर पे क्या लोगे? आप डिसाइड करोगे, डिसीजन लोगे। आपके अंदर क्या रहेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा। बिल्कुल राइट है, लेकिन इनटॉलरेंस आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर आप गुड मेंटल हेल्थ के व्यक्ति हैं तो आपके अंदर इनटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि असहनशीलता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर नंबर 4। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका नोट ही पूछा था कि कौन सा आपका नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो भाई नेक्स्ट बताओ कि कैटल संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी 1 स्केल किसके लिए बनाई गई थी? शायद मैंने पहले भी करवाया था आपको कि स्केल 1 इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वाज प्रिपेयर्ड फॉर होम, किसके लिए? क्योंकि एज ग्रुप आपका पूछा है कि 8 से 12 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 4 से 8 वर्ष के लिए, 12 से 15 वर्ष के लिए, 2 से 4 वर्ष के लिए। जल्दी आंसर करेंगे भाई। किस एज ग्रुप के लिए पूछा गया था? पहले मैं इसको बता चुका हूं, एक करेक्ट आंसर आया है अब तक, 2 करेक्ट आंसर। यस, यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 13 का, वो आंसर बनेगा आंसर नंबर 2 कि 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के जो मानसिक दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए बनाया गया था आपका कल्चर, कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट। याद रखें आप। देखो यहां पे कैटल का संस्कृत मुक्ति बुद्धि परीक्षण कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट
उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया था जिनके मानसिक स्तर या आयु के आधार पर उनके मानसिक जो कौशल होते हैं, जो स्किल्स होते हैं, उनका परीक्षण किया जा सके। यह परीक्षण विशेष रूप से उन पर केंद्रित था जो मानसिक रूप से क्या थे, आपके कमजोर थे। और जो स्केल 1 आपका बना था वो 4 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया था। जो स्केल 2 आपका बना था वो 8 से जो 12 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए बना था। और जो स्केल 3 था ना वो आपका 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए बना था। ठीक है, याद रखना, स्केल 1 4 से 8 वर्ष के लिए, स्केल 2 आपका 8 से 12 वर्ष के लिए, और स्केल 3 आपका 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए या फिर उससे अधिक उम्र के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, इनको थोड़ा सा लिख लेंगे अलग से। काफी बार अगर वो फैक्चुअल में चला जाता है तो ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है। चलो भाई नेक्स्ट बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। कि अगर आपको क्रिएटिविटी करनी है तो उसके लिए करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है भाई। जल्दी आंसर करेंगे, यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा, जल्दी करें भाई, बिल्कुल मीनाक्षी जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, जल्दी करेंगे सभी। देखो इसको थोड़ा सा समझो, अगर आपको इतना भी याद है ना कि इनसाइट का यूज कहाँ पे होता है तो भी आप समझ जाओगे। इंक्यूबेशन में आपको काफी बार बता चुका हूं, अगर इंक्यूबेशन का मतलब आपको पता है तो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगाने की एक बार कोशिश करो आप सभी, जल्दी करेंगे। यस, यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 14 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 3। देखो मैंने आपको बताया था इंक्यूबेशन का मतलब, मैंने क्या बताया था कि आप यार कोई भी क्वेश्चन है ना सोल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स का, और आपको है ना वो क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इंक्यूबेशन किया, आपने गैप दे दिया थोड़ी देर के लिए। और जब आप कहीं पे घूमने चले जाते हैं, आप बाइक पे चले गए, जैसे ऐसा होता है ना कि आप पढ़ रहे हो, आपको आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा मेनली मैथमेटिक्स के अंदर, तो दिमाग है ना खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यार छोड़ना, थोड़ी देर के लिए रख देते हो, आप कोई मूवी देखने लग गए, कोई सॉन्ग सुनने लग गए, घर में खाना खाने चले गए, कहीं बाहर घूमने चले गए। ठीक है, ऐसा होता है ना, उसको क्या होता है, उसको हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। आप गैप दे देते हो उस चीज के अंदर, और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके अनकॉन्शियस माइंड में तो चलता रहता ही है। ठीक है, फिर अचानक से आपके दिमाग में आता है चलते चलते कि यार मैंने वो तरीका तो लगाया ही नहीं, अगर वो तरीका मैं लगा दूंगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आप अपने घर पे जल्दी से तुरंत से आते हो और आने के बाद उस तरीके को आप लगाते हो, तो अचानक से क्या मिल जाता है, आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो इन दो चीजों के बारे में ही आपको पता था ना, तो नॉर्मल सी बात है, आप आंसर आराम से निकाल देते हैं, इंक्यूबेशन और इनसाइट। और वैसे भी सबसे इजी तो क्या है, वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में आएगा। वेरिफिकेशन लास्ट में क्यों आएगा, नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी काम को कंप्लीट कर लेते हो लास्ट में तभी तो वेरिफिकेशन करते हो ना। तो देखो हमेशा नेग्लेक्ट वाले तरीके से जाने की कोशिश किया करो। अब जैसे मान लो इसमें देखते हैं, आप तो लास्ट में इंक्यूबेशन आ रहा है, अपने आप कैंसिल हो गया, 4 तो बनेगा ही नहीं। और बाकी में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आप देखो इनसाइट के बारे में बात दे रखी है, ये भी आपका नहीं हो सकता है। अब 2 में आप कंफ्यूज रहते हैं सिर्फ, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी चीज की, प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, इंक्यूबेशन आपका हो गया। अचानक से आपके दिमाग में माइंड आ जाता है कि यार ये काम तो ऐसे होगा, तो आपके अंदर इनसाइट आ गया, और उसके बाद क्या हो जाता है आपका वेरिफिकेशन, जहां पे आप उस काम को कंप्लीटली सीख लेते हो। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूं उस तरीके से आप एग्जाम्पल याद रखने की कोशिश किया करो। ठीक है, फिर आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं भाई। ठीक है, गुलशन जी नमस्कार, लेट हो रहे हो भाई सभी। ठीक है, तो यहां पे देखो कि ग्रैम वोल्स के अनुसार रचनात्मकता के 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन आता है, यानी कि तैयारी, समस्या को समझना, डाटा इकट्ठा करना, और संभावित समाधान के लिए आधार बनाना। किसका काम होता है, आपके प्रिपरेशन का। यह आपका सबसे पहला चरण होता है और सभी मॉडल इसे सबसे पहले ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेशन आता है। यह चरण समस्या से सीधे ध्यान हटाने का समय होता है, अवचेतन स्तर पर दिमाग का काम करता है, और समाधान पर निष्क्रिय रूप से विचार आपका चलता रहता है। यही चीज तो मैंने आपको बताई। देखो लैंग्वेज में और एक टीचर के समझाने में यही फर्क होता है। अब यहां पे लिख दिया यह चरण समस्या से सीधे ध्यान हटाने का समय होता है, यही तो मैंने बोला था। सीधे ध्यान हटाने का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज जब आपसे नहीं बन रही है तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर से ध्यान हटा देते हो। वही तो लिखा है, सीधे ध्यान हटाने का ये समय होता है, आप उस पर से थोड़ी देर के लिए फोकस को हटा लेते हो। उसके बाद अवचेतन मन पर, यही तो मैंने बोला कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो जो समस्या है, जो वो मैथ का क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। आप खाना खा रहे हो तब भी चल रहा है, आप कहीं घूमने जा रहे हो तब भी चल रहा है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चलता रहता है।
ठीक है, तो ये क्या है, आपके अवचेतन स्तर पर दिमाग काम करता है और समस्या समाधान पर निष्क्रिय रूप से विचार चलता रहता है। यानी कि आप एक्टिव तौर पे थोड़ी ना कर रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठे थोड़ी ना उसको सोल्व करने के लिए, आप इनएक्टिव हो, आप बाहर घूम रहे हो और तब भी आपके दिमाग में वो बात चल रही है आपकी। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है आपका, इसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। उसके बाद अंतर्दृष्टि आता है, इसे आहा पल भी कहा जाता है, जब समाधान अचानक से क्या हो जाता है आपका, स्पष्ट हो जाता है। जैसे चिंपांजी को हो गया था कि मैं इसके नीचे बॉक्स लगाऊंगा और मैं केले तक पहुंच जाऊंगा, तो वो आहा पल ही तो होता है आपका, इनसाइट जिसे बोलते हैं। और यह हमेशा इंक्यूबेशन के बाद का ही चरण आता है आपका, आता है। ठीक है, मैंने बताया था ना इंक्यूबेशन के बाद ही आएगा। तो इन दो चीजों के बारे में भी आपको पता था, तब भी आप आंसर तक पहुंच जाते। और लास्ट में क्या होता है, वेरिफिकेशन। अंत में समाधान को जांचा और परखा जाता है कि जो चीज आपने यूज की वो आपकी सही हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, तो लास्ट में आपका वेरिफिकेशन होता है। तो याद रखें, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन याद रखें आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग? जो ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है वो टर्म आपसे पूछी गई है, वो कौन सी है भाई? 15 के अंदर आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, इनसाइट। इनसाइट जो वर्ड है ना, ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर नहीं होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग के वर्ड है। बिल्कुल, रेनफोर्समेंट क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर नहीं था आपका। रेनफोर्समेंट था, बताओ मुझे, लेकिन आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी वहां पे था, एक्सटेंशन भी आपका वहां पे था, जर्नलाइजेशन भी वहां पे था। तो याद रखना, ये पावलोव थ्योरी में भी है स्पॉन्टेनियस और एक्सटेंशन, और यहाँ पे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है ना उसके अंदर भी आपका है ये। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे आप। और इनसाइट का संबंध किसके साथ है? कोहलर के साथ, जिसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था आपका, चिंपांजी के ऊपर। ठीक है, और जो आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? बीएफ स्किनर ने दी है। तो भाई साहब रेनफोर्समेंट के बारे में, पनिशमेंट के बारे में, इनके बारे में तो मेनली वो बात करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना स्पॉन्टेनियस रिकवरी आपके पावलोव के एक्सपेरिमेंट में भी है और आपके बीएफ स्किनर वाले एक्सपेरिमेंट में भी है। एक्सटेंशन आपका किसके अंदर है? बीएफ स्किनर वाले में भी है और आपके क्लासिकल कंडीशनिंग वाले में भी है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि ये तो आप पता नहीं सर इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे देखो आप, क्रिया प्रसूत अनुसंधान ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसमें व्यवहार को पुनर्बलन रेनफोर्समेंट या दंड पनिशमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवहार के आवर्ती को बढ़ाना या फिर घटाना होता है। यही तो होता है भाई, अगर आप किसी काम को बढ़ाना चाहते हो तो आप प्रोत्साहन दोगे कि ये काम बच्चा बार बार करे। भाई पहली बार वो एग्जाम के अंदर टॉप किया तो आप चाहोगे कि अगली क्लास में भी क्या करे, वो एग्जाम में टॉप करे, और उसके लिए आप क्या दोगे, उसको आप प्रोत्साहन दोगे। आपने वादा कर दिया कि आपकी बार आप क्लास में टॉप किया आपने 10th क्लास में, तो आपको मैं साइकिल ला के दे रहा हूँ। अगर आप 11th और 12th में टॉप करते हो तो मैं आपको मोटरसाइकिल ला के दूंगा। तो आप क्या दे रहे हो, उसके व्यवहार को बढ़ा ही तो रहे हो। लेकिन अगर आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या करोगे, उसको पनिशमेंट दोगे। तो मेनली रेनफोर्समेंट के ऊपर और पनिशमेंट के ऊपर किसने काम किया था? आपके बीएफए स्किनर ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। वहीं पे देखो प्रमुख अवधारणा क्या थी, आपका रेनफोर्समेंट हो गया। तो किसी व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम या सकारात्मक परिणाम का उपयोग करना, जैसे कि अच्छा प्रदर्शन करने पर प्रशंसा करना। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि आप अच्छा रिजल्ट लेके आओ तो आपको साइकिल मिलेगी, आपको बाइक मिलेगी, प्रशंसा ही है आपकी। ठीक है, वहीं पे एक्सटेंशन के बारे में बात करें तो किसी व्यवहार को समाप्त करना जब वह पुनर्बलन के बिना किया जाता है, जैसे कि बच्चे को ध्यान न देने पर उसका जिद्दी व्यवहार क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ना कि किसी चीज को आप खत्म कर रहे हो, विलोप कर रहे हो किसी काम का। वहीं पे बात करें स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बारे में, तो विलोपन के बाद पहले सीखे गए व्यवहार का अचानक से वापस आ जाना, और यही आपका क्लासिकल कंडीशनिंग में भी था। ठीक है, तो उदाहरण के लिए विलुप्त व्यवहार का अप्रत्याशित क्या हो जाना, पुनः प्रदर्शन होना, पुनः दोबारा से वापस उसका आ जाना। ठीक है, जैसे कि जब तक आप बच्चे को प्रोत्साहन दे रहे थे, इन्फोर्समेंट दे रहे थे, साइकिल दे रहे थे, बाइक दे रहे थे, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा था। अब बच्चे को आगे नीड हो गई कार की, और आपने क्या किया, आप बाइक पे ही रुक गए। आगे आपने बच्चे को प्रोत्साहन नहीं दिया तो बच्चा क्या करेगा, या तो उसे एक पॉजिटिव साइड जाएगा, वो उसे हैबिट पड़ जाएगी काम को सही तरीके से करने की, और नहीं पड़ी वो रेनफोर्समेंट की ही वेट करेगा तो गलत रास्ते पे चला जाएगा, फिर से पढ़ना लिखना बंद कर देगा। ठीक है, याद रखें भाई। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की हद्दिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए हद्दिगम एचम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हैवॉर्ड ने किया था, सैमुअल किर्क ने किया था, वैन राइपर ने किया था, या फिर ब्रिच ने किया था? सबसे पहले लर्निंग डिसेबल्ड वर्ड का यूज किसने किया था, यह आपसे पूछा गया है। आंसर क्या बनेगा अभी आपका 16 का आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड, सैमुअल किर्क। तो देखो याद रख लेना, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में किसने बात किया है,
फंक्शनलिज्म के बारे में किसने बात की है, डिसेबल्ड वर्ड किसने दिया है, लर्निंग डिसेबल्ड वर्ड किसने दिया है। तो नॉर्मल सी बात है, जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको एक साथ एक जगह पे लिख लिया करो, कहीं ना कहीं आपको ये रिपीट होते दिखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनको अलग से लिख लिया करो कहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। जो नहीं है वो पूछा गया है भाई। चलो भाई यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका 17 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ये बात किसने बोली थी, ये बात वुंट ने बोली थी, ठीक है, याद रखें। प्लेटो, आप यहां से आपको क्या देखने को मिला, नॉर्मल सी बात, आपका क्वेश्चन अपने आप बन गया कि भाई साहब प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं, आपके डिकेंट्रिस हैं, इनका संबंध किसके साथ है, इन्होंने आत्मा के विज्ञान से ये जुड़े हुए हैं। तो आपको एक नई चीज मिल गई ना नई चीज। तो इन चीजों को आप याद रखना, और वुंट का संबंध आत्मा के विज्ञान के साथ नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है भाई। इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज ए स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी एंड रीबर्थ एटसेट्रा, किसमें होता है भाई, आपका फिजिशियोलॉजिकल साइकोलॉजी में होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में होगा, पैरापेसी साइकोलॉजी के अंदर होगा, या फिर डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर होगा भाई। जल्दी आंसर करेंगे। यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 18 का आपका आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 3। देखो नॉर्मल सी बात है, जो चीज साइंस के समझ में नहीं आती है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बोल देते हैं, हम उसको पैरानॉर्मल बोल देते हैं, अब नॉर्मल भी बोल देते हैं, पैरा भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो चीज कभी भी साइंस, जैसे हम बातें करते हैं ना, आत्मा के बारे में बात हो रही है, पुनर्जन्म के बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ पे आपके टेलीपैथी है, तो आत्माओं से बात करने वाली चीजें नहीं आती हैं कि किसी ने आत्मा से बात की है, ऐसी बातें हम करते हैं ना, वही सब आपकी टेलीपैथी में आती हैं। रीबर्थ का मतलब आपको अच्छे से पता है कि पुनर्जन्म वगैरह, तो ये चीजें किसके अंदर आती हैं, ये आपकी पैरा जो साइकोलॉजी होती है उसके अंदर आपकी आती है, ठीक है, याद रखिए, अति इंद्रिय साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे आप। डेवलपमेंट साइकोलॉजी आपको अच्छे से पता है कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, एंड तक क्या किया जाता है, डेवलपमेंट विकास के बारे में आपकी बात होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। चलो यहां पे देखो, पैरासाइकोलॉजी हमने जो आंसर दिया है कि यह मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सामान्यतः स्वीकृति मनोविज्ञान सिद्धांतों से परे घटनाओं और अनुभवों का अध्ययन करती है। इसमें ऐसे विषयों का अध्ययन किया जाता है जो विज्ञान के पारंपरिक दायरे में नहीं आते हैं, जिनको विज्ञान नहीं समझा सकता है, ऐसी चीजें यहां पे आपकी आती हैं, ठीक है। जैसे टेलीपैथी के बारे में बात करें तो विचारों का संचार बिना किसी ज्ञात संवेदी चैनल के आपका होता है। रीबर्थ के बारे में बात करें तो पिछले जीवन की अवधारणा का अध्ययन होता है यहाँ पे। वहीं पे प्री कॉग्निशन के बारे में बात करें, भविष्यवाणी जिसे बोलते हैं, तो भविष्य की घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो जाना, जिसे आप साइकोकाइनेसिस बोलते हैं, तो मानसिक शक्ति से वस्तुओं को हिलाने या नियंत्रित करने की क्षमता। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो वहां पे यही तो होता है कि दिमाग से चीजों को हिला देंगे। जैसे मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, काफी सीरीज है उस मूवी की, तो उसमें क्या होता है, यही तो होता है, मानसिक शक्ति होती है इतनी जबरदस्त कि वो अपने दिमाग की शक्ति से ही जो चीजें सामने रखी हुई ना उनको हिला देंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अगर हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से और शरीर के जैविक आधार पर क्या देती है, मेनली आपका ध्यान देती है। वहीं पे क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो क्लिनिकल का मतलब ही क्या हो गया कि नॉर्मल सी बात है, कोई कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। तो यह मानसिक जो भी विकार होंगे शरीर के अंदर उनका निदान, उनको हटाएगी और उनके उपचार करने पर क्या रहती है, ध्यान केंद्रित करती है। और विकासात्मक आपको अच्छे से पता है, पहले भी पढ़ चुके, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में कि यह क्या करती है, जीवन के विभिन्न चरणों में विकास और परिवर्तन का क्या करती है, आपका अध्ययन करती है, डेवलपमेंट का अध्ययन करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस, आ गया याद, एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी टू द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेज में कर लेगा वो आपसे पूछा गया है भाई। वो आंसर आपका बन जाएगा आंसर नंबर 4, 11 से 15। और अगर आपको याद हो 11 से 15 में क्या आता है, अगर मैं 0 से 2 के बारे में बात करूं तो यहां पे आपकी सेंसरी मोटर स्टेज आती है, क्या आती है, सेंसरी मोटर स्टेज आपकी आती है। अगर हम 2 से 6 से बारे में बात करें तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, क्या आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और वहीं पे हम 6 से 11 के बारे में बात करें तो यहां पे क्या आएगा आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इनमें ना जो ये एज ग्रुप लिख रखा है इसमें फिक्स मत हो जाना,
ये 1 2 ऊपर नीचे करके भी डाल देते हैं, आपको समझना होता है। और वहीं पे 11 से 15 के बारे में बात करें या 11 प्लस के बारे में बात करें तो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अगर आपको अच्छे से याद है तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आपकी आती है, ठीक है, वो कहां पे आती है, आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाके स्टार्ट होती है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर नंबर आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। हर स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। अब ये शायद आई थिंक सबसे इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट मैन थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज एंड परसेप्शन एटसेट्रा। उसको आप क्या कहोगे भाई, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी होगा, कोग्निटिव साइकोलॉजी होगा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी होगा, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी होगा। यहां पे कौन सा आपका आंसर बनेगा, आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर 2 कोग्निटिव। देखो मैंने आपको हमेशा बोलता हूं जहां पे भी आपको कोग्निशन लिखा हुआ मिल जाए, कोग्निशन का मतलब क्या होता है, ब्रेन से संबंधित चीजें। तो यहाँ पे थिंकिंग देखो कैसे करोगे भाई, ब्रेन से करोगे। मेमोरी का संबंध कहां से है, आपका ब्रेन से है। भाषा भी आपके ब्रेन से संबंधित होती है, जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, तो ये भी आपका हो गया। परसेप्शन बिल्कुल आपका ब्रेन से संबंधित है। तो जहां से भी ब्रेन आपका जुड़ जाए, नॉर्मल सी बात है, क्या जुड़ गया आपका, संज्ञानात्मक जुड़ गया, आपका कोग्निटिव जुड़ गया, तो वही आपका आंसर बन जाता है। ये एबनॉर्मल आपका वही है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की थी ना, एबनॉर्मल पैरा वाली चीजें जो आपके नॉर्मल नहीं होती हैं, जो मतलब विज्ञान के दायरे में नहीं आती हैं, जिनको साइंस नहीं समझा पाया है, ठीक है, आत्मा वात्मा ये सब चीजें। क्लिनिकल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो भी आपके मानसिक विकार हैं, शरीर के अंदर जो भी कमियां हैं, उनका निदान करेगा, उनको सही करेगा, उनका उपचार करेगा, है ना। ह्यूमनिस्टिक आपका बिहेवियर के ऊपर मेनली बात करता है, मानव के ऊपर। तो देखो आप यहाँ पे कोग्निटिव साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की वह शाखा है जो चिंतन यानी थिंकिंग, स्मृति यानी मेमोरी, भाषा यानी लैंग्वेज और प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन और आपके समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि लोग सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, और उनका जो यूज है ना वो कैसे करते हैं, और कैसे अपना डिसीजन लेते हैं। ये बात कौन करती है, आपकी कोग्निटिव साइकोलॉजी करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मनुष्य किसी समस्या को हल करने के लिए क्या रणनीतियां अपनाता है, क्या है आपका कोग्निटिव का हिस्सा हो गया। वहीं पे बात करें, हम अपने अनुभवों को याद करने और उन पर आधारित निर्णय लेने में कैसे सक्षम होते हैं, ये भी चीज आपकी काम करती है। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है, याद रखें आप। भाई ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य की आत्म विकास यानी सेल्फ ग्रोथ और उसकी जो फ्री विल होती है, स्वतंत्र इच्छा होती है, मेनली उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है, यानी कि खुद मनुष्य के ऊपर। एबनॉर्मल आपका हो गया, या मानसिक विकारों और असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करती है। और नैदानिक में क्या आता है, इसमें निदान किया जाता है और उपचार किया जाता है किसका, मानसिक विकारों का, मानसिक बीमारियों का, ठीक है, याद रखोगे आप। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर के द्वारा नहीं दिया गया है। ये तो करवा चुके हैं ना क्रेचमर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय क्रेचमर। एथलेटिक होगा, एस्थेटिक होगा, एस्थेटिक होगा, या फिर पिकनिक होगा। बिल्कुल आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर 2 कलात्मक। आपका आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो, सुडोल काय, लंब काय, गोला काय, कहीं ना कहीं शरीर से आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कलात्मक आपका थोड़ा सा अलग है ना इन तीनों में से। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्या बन जाएगा आंसर आपका 21 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर 2 कलात्मक, जो आपका नहीं होता है, क्रिस्मर के द्वारा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम सुडोल काय के बारे में बात करें, देखो ये बॉडी टाइप है जो क्रिस्मर के द्वारा दिए गए हैं। एथलेटिक के बारे में बात करें तो मासल शरीर होगा, सुडोल शरीर वाला होता है, इनका संबंध स्थिर और संतुलित व्यक्तित्व से होता है। एस्थेनिक के बारे में बात करें तो दुबला वाला व्यक्ति मिलेगा, लंबा मिलेगा, लंबकाय। तो जो इंसान बोलते हैं ना हम काफी बार, यार अगर शरीर से पतला है ना तो इसका मतलब क्या है, इसकी हाइट लंबी जाएगी, तो आपका हो गया शामिल, है ना, कि अगर दुबला और पतला है तो लंबकाय होगा आपका। इस प्रकार के लोग आमतौर पर शर्मीले होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट, ठीक है। और वहीं पे पिकनिक के बारे में बात करें, गोलकाय के बारे में बात करें तो गोलकाय से ही पता चल रहा है ये व्यक्ति गोल मटोल होंगे, थोड़े मोटे शरीर वाले होते हैं। इन लोगों में भावुकता अधिक होती है, इमोशनल ज्यादा होते हैं, और ये अक्सर उदासी यानी कि डिप्रेशन और मैनिक डिप्रेशन के लिए क्या होते हैं, ये जाने जाते हैं, इनको हो जाता है, ठीक है, याद रखें भाई। सीटेट अलग चीज होती है सिरदा जी, सीटेट नहीं है ये। चलो नेक्स्ट बताओ, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था प्रायतः अन्योन्यता का आयु समूह क्या है। व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर द मोरल डेवलपमेंट स्टेज हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी गिवन बाय जीन पियाजे। तो ये तो आपको अच्छे से पता है, मैंने दो ही इन्होंने जीन पियाजे ने सबसे पहले आपके मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, सबसे पहले दी थी ना। इन्होंने दो स्टेज के बारे में मेनली बात की थी,
एक आपका हेट्रोनोमस और एक आपका ऑटोनोमस। तो आपको सिर्फ एज ग्रुप बताना है, वो भी मैं बता चुका हूं आपको। मेकअप आर्टिस्ट जींस नाम की भी कोई चीज होती है भाई, वो भी कई बार काम कर जाते हैं ना, और उल्टा भी होता है। तब यहां से करेंगे भाई, 22 का आंसर क्या बनेगा? हेट्रोनोमस। यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा 22 का, वो आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 3, 5 से 8 वर्ष। ठीक है, 5 से 8 वर्ष। आपको याद होगा हम 4 से 10 वर्ष के बारे में बात करते हैं। 4 से 10, 4 से 10 में कौन आता है? आपके हेट्रोनोमस मोबिलिटी वाले आते हैं। ठीक है, और एक सेकंड वाले ऑटोनोमस होते हैं, और ऑटोनोमस के बारे में हम क्या लिखते हैं? आपके 10+ लिखते हैं। ये पता नहीं कितनी बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपका लगभग वही आ गया ना। अब 0 से 5 तो हो ही नहीं सकता है। 13 आपका 10 से ऊपर चला गया इसलिए नहीं है, ये भी ऊपर चला गया इसलिए नहीं है। अब यहाँ पे वो 4 से 10 लिख देता है या 5 से 8 लिख दिया, तो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर तो क्या बनेगा? यही तो बनेगा। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। एज वाले जब भी वो देता है ना कि आसपास की चीजें डाल देता है वो। ठीक है, याद रखें भाई। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर यहाँ पे 3 बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे देखो, जीन पियाजे हेट्रोनोमस मोबिलिटी आपकी होती है। यह चरण लगभग 5 से 10 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है, और बच्चे नियमों को स्थिर और अपरिवर्तनीय मानते हैं। आपको याद होगा ना, जहां पे मैं आपको बताता हूँ सोशल ऑर्डर वाली बात, कि सोशल ऑर्डर में वो क्या मानता है व्यक्ति? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो आपकी कोलबर्ग थी, उसके अंदर कि जो नियम है, कानून है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। आज मैं तोड़ूंगा, कल आप तोड़ोगे, फिर कोई और तोड़ेगा, फिर कोई और तोड़ेगा। तो क्या आती है इसी के बारे में? तो आपका हेटेरोनोमस मोबिलिटी। तो ये वही वाली स्टेज है। वे मानते हैं कि नियमों को तोड़ने पर सजा निश्चित है। बच्चे अपने निर्णय को अधिकार या सत्ता अथॉरिटी के आधार पर लेते हैं, कि कोई अथॉरिटी है, कोई सरकार है जिसने ये नियम और कानून बनाए हैं, और हमें उनको नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, हेटेरोनोमस में आता है। और एक आपका ऑटोनोमस मोबिलिटी होता है। ये आपका 10 वर्ष या उससे अधिक की आयु के बच्चों में विकसित होता है। इस चरण में बच्चे समझते हैं कि नियमों और परिस्थिति के अनुसार इनको बदला जा सकता है। न्याय और समाधान, जस्टिस और इक्विटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे वो समझने लगते हैं। ठीक है, याद रखें, यानी कि अपने अंदर की भावना के बारे में सुनने लगते हैं, कि अगर नियम और कानून से किसी का भला होगा तो मैं मान लूंगा, या फिर उसको नहीं मानूंगा, उनको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, याद रखें आप। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? यानी कि जो लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे हैं ना, उनका लक्षण नहीं है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उनकी विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस होगा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगा, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन होगा, या फिर इंपल्सिविटी होगा? कौन सा है जो नहीं है? जो नहीं है वो पूछा गया है भाई, इजी है ये तो, बच्चों वाला है। मोनिका, मैंने याद करने का तरीका बताया था हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस का। हेट्रोनोमस कहां से स्टार्ट हो रहा है? एच से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका ए के बाद आता है, लेकिन स्टेज वो पहले मानी जाती है। तो हेट्रो आपका पहले आएगा, ऑटो आपका बाद में आएगा। ऑटो में ए से स्टार्ट होता है, तो एबीसीडी में ए आता तो पहले है, लेकिन स्टेज के मामले में कहां पे आएगा? वो बाद में आएगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ अपने माइंड में बना लिया करो, ज्यादा ही दिक्कत आती है तो। बाकी मैं तो प्रेफर करता हूं याद रखना ही, बार बार रिवाइज करना ही। यस, 23 का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा आपका? भाई आपका आंसर नंबर फर्स्ट बनेगा। अब चलो, मैंने मान लिया कि आपको इसका मतलब नहीं पता कि परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस क्या होती है, लेकिन आपको इनका मतलब तो पता है ना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, और ऊपर क्या बोला? लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यानी कि जो बच्चा क्या है, एचम बालक है, हदिगम एचम वाला बच्चा, तो यहां से आप नहीं निकाल सकते हो। अरे भाई, इमोशनल अगर इंस्टेबल होगा तभी तो नॉर्मल सी बात है, वो सही बात बोल रहा है कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है, तो इमोशनल इंस्टेबल भी उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं सही बात है। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन मिलेगा, इनकी वो सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता, तो ये बात भी क्या है आपकी, कहीं ना कहीं सही है, जब तो वो नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, और नीचे वाला इंपल्सिविटी, यानी कि उसके अंदर क्या होगी? आवेगता हो गया, बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है वो, आवेग में रहता है वो। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करने की कोशिश करता है, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज ही तो है आपका, इंपल्सिव होना, आवेग में होना, गुस्से में आना, आप ऐसा मान सकते हो। तो ये सारी चीजें तो वो सही बोल रहा है लर्निंग डिसेबल्ड के बारे में। तो कौन सा नहीं हो सकता? ये पॉजिटिव वर्ड है, परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, तो ये आपका नहीं हो सकता है। आप ऐसे क्वेश्चंस को भी अगर गलत करोगे तो कैसे बात बनेगी बताओ? आप चीजों को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या बनेगा? आपका आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा, परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस। अब ये होता क्या है देखो, एक सकारात्मक गुण होता है, संकेत होता है, जो संकेत करता है कि बच्चा अपनी धारणा, अपने कंसेप्ट को प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। परसेप्चुअल याद रखें आप। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बताओ।
गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? मैंने बताया था ना कि इसके सारे याद रख लेना। माइल्ड यानी कि मध्यम वाले कौन से होते हैं, थोड़े से हाई लेवल के कौन से होते हैं, उसके बाद गंभीर वाले कौन से होते हैं, अति गंभीर वाले कौन से होते हैं, ये सारी मैंने आपको बता रखी है। और आप देख रहे हो पीआरटी वाले में भी ये आया था, देखने को मिला था, पीजीटी में भी देखने को मिला था, और यहाँ पे टीजीटी में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जल्दी आंसर करेंगे भाई 24 का। व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ सीवियर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन? 24। यस 24 का आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, 20 से 35। अब काफी लोगों के दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज चल रही है, 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51, तो उन्होंने इसके बारे में वो आपके माइंड में छप चुका है। मैंने क्या बोला, चीजों को भाई साहब रटना नहीं है, चीजों को याद करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? 20 से 35 बनेगा, 20 से 35। यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको बताया था ना, अगर माइल्ड के बारे में बात करेगा यानी कि हल्की मानसिक मंदता है भाई साहब, थोड़ी बहुत है, तो आपका 50 से 70 रेंज होगी आपकी। अगर मॉडरेट में वो पहुंच गया ना, तो आपका 36 से 50 या 36 से 51 जो आप लिखते हैं, 36 से 51 या था मॉडरेट के अंदर, मॉडरेट में आता है। यहाँ पे आगे क्या लिख दिया उसने? सिवियर, यानी कि थोड़ा सा गंभीर है, तो गंभीर आपका 20 से 35 हो जाएगा, 20 से 35 या 20 से 36। मैंने बताया जब भी नंबरिंग के बात आए ना, तो एक दो इधर उधर आपके मिलता है, याद रखना, कभी भी कोई एग्जैक्ट नहीं मिलता है नंबरिंग में एज ग्रुप में। और उससे भी ज्यादा अगर गंभीर है, प्रोफाउंड है, तो आपका 20 से नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो आपकी बार इन्होंने ये पूछा था गंभीर वाला, पिछली बार क्वेश्चन में क्या पूछा था? मॉडरेट पूछा था, तब आपका आंसर 36 से 51 था। लेकिन आप लोग आंसर को रटते हो, आप लोग कंसेप्ट को नहीं समझते हो, और वही फिर एग्जाम में गड़बड़ होती है। और अगर माइल्ड पूछे, हल्की मानसिक है, तो आपका 50 से 70 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट या फ्रेंडशिप डेवलप्स टुवर्ड्स सेम सेक्सुअल ग्रुप्स? कि सेम सेक्सुअल ग्रुप्स के बीच में कब आपका डेवलप होता है मित्रता या फिर इंटरेस्ट आपका? 12 से 14 ईयर, 15 से 18 ईयर, 10 से 12 ईयर, या फिर 19 से 21 ईयर? किस एज ग्रुप में ऐसा होता है? जल्दी से आंसर करेंगे भैया आप सभी। जल्दी करो भाई, जल्दी करें। यस 25 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका आंसर नंबर 3, 10 से 12 साल। आंसर क्या बन जाएगा आपका? 10 से 12 साल। लेट चाइल्डहुड आप पढ़ते हैं ना, गैंग एज के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप सेम सेक्सुअल जो ग्रुप होता है उसके साथ आप मित्रता अपनी बनाने से लग जाते हो। यस, आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर 3, 10 से 12 आपका बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है भाई, फ्रेंडशिप इंटर डेवलप टुवर्ड द सेम सेक्सुअल ग्रुप्स के साथ आप बनाना स्टार्ट करते हो। गर्ल गर्ल के साथ दोस्ती करेगी, बॉय बॉय के साथ दोस्ती करेगा। किशोर अवस्था में तो भाई लड़का लड़की के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करता है, जो किशोर अवस्था आप जो आंसर दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यस, अपोजिट सेक्स के प्रति होता है किशोर अवस्था के अंदर। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? 10 से 12 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग? इनमें से कौन सा जो रियलिस्टिक आपकी थिंकिंग होती है उससे संबंधित नहीं है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगा, इवेल्युएटिव थिंकिंग होगा, या फिर ऑटिस्टिक थिंकिंग होगा? जल्दी करेंगे भाई, जल्दी आंसर करेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवेल्युएटिव थिंकिंग या ऑटिस्टिक थिंकिंग? जल्दी करो। यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई आपका? 26 का, बिल्कुल 26 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4, ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्या बन जाएगा? ऑटिस्टिक, जिसे आप सवलीन चिंतन बोलते हैं। सवलीन, सवलीन चिंतन का मतलब होता है जो कल्पनाओं में रहने वाला इंसान। कहां पे रहता है? कल्पनाओं में रहता है, कल्पनाओं में। कहां पे रहता है? वो कल्पनाओं के अंदर रहता है, कल्पनाओं में। कुछ भी सोचेगा, हीरो वाली चीजें सोचेगा अपने बारे में, तो ये कल्पनाएं वाली है। यहां पर पूछा क्या था? रियलिस्टिक होना चाहिए,
तो रियलिस्टिक में कौन सा नहीं आएगा आपका, ऑटिस्टिक नहीं आएगा, बाकी सारी आपके रियलिस्टिक है। जैसे कन्वर्जेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका हर समस्या का एक समाधान आपको देखने को मिलेगा, हर समस्या का एक समाधान। मैंने बताया था ना कि आप ऐसे सोच लिया करो कि हर चीज क्या आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, आप बॉडी कंजेस्टेड बनने वाले हो, प्रिजर्व बनने वाले हो आप, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब हर समस्या को आप ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप एक तरीके से ही चीजों को सोचोगे कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। डाइवर्जेंट क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है, जिसमें आप नॉर्मल सी बात है बहुत ज्यादा ऑप्शन है आपके पास सोचने के लिए, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करें तो आप कुछ ना कुछ न्यू बनाने की सोचते हो, क्रिएट करने की सोचते हो, न्यू क्रिएट करोगे, जिसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग भी काफी हेल्पफुल आपकी रहती है, ठीक है। इवेल्युएटिव थिंकिंग के बारे में बात करें जिसे आप क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक, तो इसे आप क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल सकते हैं ना, क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में पॉजिटिव जो भी पक्ष हैं वो भी आप देखते हो, और इसके नेगेटिव पक्ष होते हैं वो भी आप देखते हो। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपको दोनों तरीके से सोच लेते हो ना, तब जाके आप क्या करते हो, उस चीज के बारे में डिसाइड करते हो, क्या होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है। जैसे मैं काफी बार एग्जांपल देता हूं ना कि आपको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो पहले आप उस कॉलेज के जो भी पॉजिटिव पक्ष हैं उनको आप देखते हो कि यार बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ से प्लेसमेंट भी डायरेक्ट हो सकती है, यहाँ पे टीचर है बहुत हाई लेवल के टीचर हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, हर चीज प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई जाती है, तो आपने अच्छा सोचा। फिर आप उस कॉलेज के बारे में नेगेटिव भी सोचोगे कि यार यहाँ पे तो ना थोड़ी सी गुंडागर्दी टाइप है, गलत गलत टाइप के लोग आते हैं, यहाँ पे ड्रग्स वगैरह भी चलते हैं, यहाँ पे दिन प्रतिदिन गोलियां चलती रहती हैं, तो आपने उसके बारे में नेगेटिव चीजें भी सोची, और तब जाके आप डिसाइड करोगे कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक, जहां पर आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज के बारे में सोचते हैं। आपका किस में आता है, क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, इवेल्युएटिव थिंकिंग के अंदर आपका आ जाता है। और एक मैंने बताया था ना वर्ड मेटाकॉग्निशन, क्या बताया था, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जहां पे आप अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में ही सोचते हैं, थिंकिंग अबाउट योर ओवन थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट योर ओवन थिंकिंग, यानी अपनी ही थिंकिंग के बारे में फिर से सोचना। जैसे कि आप इस कॉलेज से ही लगा लो कि आप इस कॉलेज में आपने डिसाइड कर लिया कि चलो यार ठीक है, पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं, मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चलता हूं। लेकिन जब भी आप एडमिशन की खिड़की के पास पहुंचोगे, फीस जमा कराने वाले होते हो, आपके माइंड में फिर से विचार स्टार्ट हो जाते हैं कि यार मैं एडमिशन लूं या फिर नहीं लूं। यानी कि जो आपने डिसीजन लिया था ना एडमिशन लेने का, उस डिसीजन के बारे में आप फिर से सोच रहे हैं कि यार मुझे लेना चाहिए या एडमिशन या फिर नहीं लेना चाहिए। यानी कि आप अपनी ही थिंकिंग के बारे में क्या कर रहे हो, फिर से सोच रहे हो, थिंकिंग अबाउट योर ओवन थिंकिंग, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा आंसर, आपका आंसर नंबर 4 बन जाएगा, ऑटिस्टिक थिंकिंग, जो कि आपका किससे संबंधित है, कल्पना से। तो यहां पे देख लो आप, यह आपका रियलिस्टिक थिंकिंग से संबंधित नहीं होता है, क्यों, यह व्यक्ति के आत्म केंद्रित विचारों और काल्पनिक दुनिया से संबंधित होता है। इसमें विचार वास्तविकता की बजाय व्यक्ति की कल्पना या इच्छाओं पर आधारित होते हैं, और यह व्यवहारिक और तार्किक समाधान प्रदान करने में क्या नहीं होता, आपका सक्षम नहीं होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इसमें एक समाधान का एक ही समाधान खोजा जाता है, यह समस्या समाधान और निर्णय लेने में क्या होता है, आपका सहायक होता है। वहीं पे बात करें क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में कि यह नया और मौलिक विचार उत्पन्न करने पर आधारित होता है। और वहीं पे बात करें इवेल्युएटिव थिंकिंग के बारे में, तो यह किसी विचार पर तर्क करेगा या समस्या का मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, यानी कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। ये आपके जो फ्रॉइड है ना, ये किसके बारे में बात करते हैं, आपके जो मनोविश्लेषण जो चीजें होती है ना आपके अंतर मन में जो छुपी हुई है, उनके बारे में यहां पे मेनली आपकी बात की जाती है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर नंबर फर्स्ट बनेगा, फ्रॉइड। ये आपके संबंधित नहीं है, बाकी सारे हैं, रोजर्स भी है, मैस्लो जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स आपका दिया था, और आपके ऑर्थर क्रॉम्स भी है, तो ये सारे के सारे आपके शामिल हैं, लेकिन आपके जो फ्रॉइड है वो इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखोगे आप। चलो नेक्स्ट बताओ, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है भाई, आंसर बनेगा आंसर नंबर 3, विलियम वुंट। क्या बनेगा आंसर आपका, आंसर नंबर 3 बन जाएगा, विलियम वुंट, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हबीब प्रेरणा चक्कर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल, कौन सा ऐसा है जो मोटिवेशन साइकिल से आपका संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। नीड होगा, ड्राइव होगा, इमोशन होगा, या फिर इंसेंटिव होगा।
मोटिवेशन साइकिल से संबंधित नहीं है वो पूछा गया है भाई। आवश्यकता होगा, अंतर्नोद होगा, संवेग होगा, प्रोत्साहन होगा, कौन सा होगा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल? नीड, ड्राइव, इमोशन, इंसेंटिव। क्या आंसर आएगा यहां पे? यस, बिल्कुल राइट है आप सभी। आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 3, इमोशन। इमोशन का संबंध नहीं होता आपका मोटिवेशन साइकिल के साथ। ठीक है, किसका नहीं होता है? आपके इमोशन का संबंध नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। नीड का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, तभी तो आपको किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कहां पे पहुंचते हैं आप? ड्राइव के ऊपर पहुंचते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप उस चीज को पाने के लिए दुगने ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। फिर आप गोल ओरिएंटेड बनते हैं कि आपको वो चीज पानी है, तो आप अपना आप शेड्यूल बनाओगे कि यार मुझे ये चीज करना है, ये चीज करनी है, ऐसे करनी है। आप अपना खुद से शेड्यूल बनाओगे, अपना टाइम समय निकालोगे पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलते हैं, फिर आपको अचीवमेंट मिलती है कि आप अपने एम तक पहुंच जाते हो। ये सारी चीजें आती है किसके अंदर? आपकी मोटिवेशन साइकिल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, मोटिवेशन साइकिल में नीड हो गया कि किसी कमी या आवश्यकता की अनुभूति, जैसे भोजन, पानी या सुरक्षा, कुछ भी आपको चाहिए, आपको नीड है। फिर ड्राइव, आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊर्जा या प्रेरणा, जैसे भूख से प्रेरित होकर भोजन की तलाश करना, आप ड्राइव करते हो। उसके बाद इंसेंटिव, वह वस्तु या स्थिति जो आवश्यकता को पूरा करने के बाद संतुष्टि प्रदान करती है, जैसे कि भोजन मिल गया आपको, भूख लग रही थी तो। और फिर क्या आता है आपके अंदर? सेटिस्फेक्शन आता है, या फिर अचीवमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं कि आपने वो चीज अचीव कर ली है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेशन साइकिल होता है। चलो नेक्स्ट बताओ, लास्ट बताओ कि भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट? यस, इमोशंस तो बदलते रहते हैं भाई। द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट? किस बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ, मूल प्रवृत्ति के साथ आपका भय का संवेग जुड़ा हुआ है? यह आपसे पूछा गया है, और इनको पता नहीं क्या है, हर बार यही देते हैं। जल्दी आंसर करेंगे भाई। यस, यहां पे क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर भाई? कौन सा आपका यहां पे सही है? भय का संवेग। यस, आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4। नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि जब भी आपको डर लगता है किसी भी चीज से, आप उससे हमेशा बचने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने एक अंधेरे कमरे का एग्जांपल दिया था ना, कि आप एक अंधेरे कमरे के अंदर अचानक से लाइट चली गई और आपको अंधेरे से डर लगता है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप क्या करोगे, जहां पे लाइट है आप अपने अंधेरे वाले रूम से निकल के लाइट की तरफ भागोगे, या फिर क्या करते हो आप अपने चारों तरफ, आपके आसपास अगर कोई चादर है, रजाई है, तो आप उसको अपनी चारों तरफ से ढक लेते हो और सिर्फ आंखें आंखें ही दिखाते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि चारों तरफ क्या बना लिया हमने? सुरक्षा का घेरा बना लिया है। ठीक है, और इस सुरक्षा के घेरे को कोई तोड़ ही नहीं सकता है। आप के माइंड में ऐसा होता है कि दो कंडीशन आप 100% आपने बचपन में की होगी, या तो आपने चादर या रजाई को बहुत ताकत से ओढ़ लिया होगा, या फिर हमेशा कहां पे जाते हो? आप लाइट की तरफ भागते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। रिपल्सन के बारे में मैंने आपको बताया था, डिस्गस्ट से संबंधित होता है। क्या होता है आपका? डिस्गस्ट हो जाता है। पंजंडेरी यानी कि इसको युत्सा, युत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा, ये इंसान में कब आती है? जब उसको गुस्सा आता है, तो एंगर आपका हो जाएगा, और एस्केप आपका फियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। और अपील क्या होती है? सहानुभूति, एम्पैथी आप जिसे, सिंपैथी आप जिसे बोल देते हैं, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, और आपका जो युत्सा है ये क्या होगा? आपका अंगर से, गुस्से से, एंगर से। और अगर आपको रिपल्सन है, किसी से दूर जाना, घृणा होती है, तभी जाते हो, तो आपका डिस्गस्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद रखोगे भाई। ये